दिल्ली के कनॉट प्लेस से। भीड़ में लोगों के सामान बेचने की आवाज आ रही है। कोई चूड़ी बेच रहा है तो कोई गोलगप्पे। अलग अलग स्टॉल्स पर लोग आने जाने वालों को बुला बुलाकर अपनी ओर खींच रहे हैं। कुछ ग्राहकों की आवाजें आ रही है जो मोल भाव कर रहे हैं। ये दिल्ली के लोगों का आम दिन है जो किसी बाहर वाले को अफरा तफरी से कम नहीं लगेगा। ऐसा ही आम दिन है 24 वर्षीय शिवम के लिए। मासूम सा दिखने वाले शिवम की आवाजें उस अफरा तफरी को चीरते हुए अलग ही सुनाई दे रही थी। जैसे एक कशिश थी उसकी आवाज में। एक फूड ट्रक जिस पर लिखा है मृणाल के छोले कुलचे, उसके सामने खड़ा शिवम आवाजें लगा रहा है और लोगों को बुला रहा है। दिल्ली के कनॉट प्लेस आए और मृणाल के छोले कुलचे न खाए तो जी क्या दिल्ली आए और क्यों ही दिल्ली आए। उसकी आवाज लोगों का ध्यान खींच तो रही है। कुछ उसके ट्रक तक आकर रेट्स पढ़कर लौट रहे हैं तो कुछ सिर्फ एक प्लेट लेकर उसमें से पूरे परिवार का स्वाद निपटा रहे हैं। खैर, मायूस सा शिवम आवाजें लगाते हुए कब दोपहर से शाम कर बैठा उसे पता ही नहीं चला। एक और दिन निकल गया और आज भी गले में कुछ कम ही कमाई चमक रही है। पैसों को गिनकर अपनी जेब में डालते हुए उसने अपने साथ काम करने वाले अमन पाजी को ट्रक बंद कर आगे बढ़ाने को कहा। आज घर में शादी है तो थोड़ा जल्दी जाना है। पाजी ने हाँ में सर हिलाया और जब तक वो बाकी सामान पैक करने में जुट गए, शिवम फोल्डिंग कुर्सियां उठाने लगा। अपनी धुन में मगन वो कुर्सियां बटोर ही रहा है कि उसे कुछ आभास हुआ। थोड़ा सकपकाकर डरते हुए जैसे ही उसने नजर उठाकर सामने देखा तो दूर खड़े दो आदमी उसे दिखाई दिए जो उसे ही घूरे जा रहे हैं। सूट बूट से लेस वो दोनों एकटक उसे ही देखे जा रहे हैं। शिवम ने नजर घुमाकर इधर उधर देखा और वापस उन दोनों की तरफ देखा। उसके चेहरे से साफ था कि उसे समझ आ गया है आखिर मामला है क्या। पहले तो वो थोड़ा हड़बड़ाया और फिर जल्दी जल्दी में कुर्सियां ट्रक के अंदर पटक कर चाबी पाजी की तरफ फेंक कर फुर्ती में वहां से निकल गया। पहले तो तेजी से चलने लगा, लेकिन फिर जैसे ही उसने नजर घुमाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो दोनों उसका पीछा कर रहे हैं। उसकी सांसें बढ़ गई और अब उसकी रफ्तार में और तेजी आने लगी। चलते हुए एक गली में मुड़ा, फिर दूसरी और तीसरी। चलते हुए उसने वापस पलट कर देखा इस उम्मीद में कि शायद वो जा चुके होंगे, लेकिन एक पत्थर उसके पैर में ऐसा फंसा कि वो डगमगा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। बेतहाशा हालत में उसने उठने के लिए अपना हाथ जमीन पर कसा और जैसे ही उठकर खड़ा हुआ कि सामने से तेज रोशनी ने उसकी आंखें चकाचौंध कर दी। रोशनी से चुंधियाई हुई आंखों को बचाते हुए हाथ को हटाकर उसने सामने नजर मारी तो एक बड़ी सी बेंटली कार को खड़ा पाया और उसके पांव मानो जम से गए। उसके कानों के पास से बहती हुई सनसनाती हवा ने जैसे उसके रोम रोम को चौकन्ना कर दिया। जिन अतीत के पन्नों को फाड़ कर वो कब का जलाकर राख कर चुका था, वो आज फिर उसके सामने खुलकर उड़ रहे हैं। और फिर उस कार का दरवाजा खुला जिसमें से एक आदमी निकलकर उसकी तरफ चलकर आया। जिस किस्से को पिछले 15 साल से वो रोज थोड़ा थोड़ा करके भुला रहा था, वो आज उसके सामने उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ा मुस्कुरा रहा है। शिवम इस आदमी को पहचानता था। शिवम के सामने खड़े 58 वर्षीय आदमी के चेहरे में और हाव भाव में ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ है। शिवम उसकी तरफ देखता है और मुड़कर जाने को हुआ कि वो दो आदमी भी जो उसका पीछा कर रहे थे उसके सामने खड़े हो गए। वो उन्हें मार गिराना चाहता था, लेकिन उसने अपना गुस्सा दबाया। हालांकि शिवम टेंशन में था, लेकिन उसको वो दिखाना नहीं चाहता था। शिवम उन आदमियों को अपने सामने से हटाते हुए जाकर उस कार में बैठ गया। अंदर एक अजीब सी कशमकश का माहौल था। शिवम ने उस आदमी से पूछा, आप लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे? एक तीखी मुस्कान के साथ उस आदमी ने जवाब दिया, आपसे बेहतर कौन जानता है कि हम जिसे ढूंढना चाहें उसे पाताल लोक से भी खींच निकालें। फिर आप तो यहाँ दिल्ली में ही मिल गए। क्यों? सही कहा ना मैंने मिस्टर शिवम शाह। शिवम के चेहरे पर
बेचैनी का माहौल छा गया जैसे ही उसने तेजी में कह डाला, मेरा नाम शिवम शाह नहीं, शिवम गांधी है। हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें जो चाहिए वो तो आपसे ही मिलेगा। अब चाहे आप शाह रहें या गांधी बनकर घूमें। और मैं भी आपसे कह चुका हूं, अच्छे से समझा चुका हूं कि जो आपको मुझसे चाहिए वो मैं आपको नहीं दे सकता। उस आदमी के चेहरे पर मायूसी साफ झलकने लगी। उसने एक गहरी सांस ली और शांत भाव से शिवम की तरफ देखा। तो मैं ये मान लूं कि आप सच में सर यानी अपने दादाजी का इनविटेशन ठुकरा रहे हैं। भाड़ में गए आपके सर। शिवम से अब और सहन नहीं होता और वो सच का सामना करता है। जिस पल उन्होंने चुपचाप खड़े होकर मुझे और मेरी मां को उस घर और उस परिवार से अपने बेटे के हाथों बेइज्जत होते देखा, उसी वक्त से उनके साथ मेरे सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए थे। और ये कहते ही शिवम के सामने 15 साल पुराना अतीत चमकने लगा। उसकी मां जमीन पर गिरी पड़ी है, उसके माथे से खून निकल रहा है और कोई उसे मार रहा है। 8 साल का शिवम इस दर्दनाक दृश्य को देख रहा है। पास में खड़े दादाजी कुछ नहीं बोल रहे थे। अतीत के इस मंजर से शिवम को उस काले सूट वाले आदमी ने बाहर निकाला। आप भी जानते हैं कि वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। 2 साल से दादाजी की तबीयत खराब है। उन्होंने ही कहा था कि हम आपको ढूंढ कर लाएं। शिवम बहुत ही सीरियस टोन में उस आदमी से कहता है, मुझ पर इन सारी बातों का कोई असर नहीं होने वाला है। मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा, क्योंकि उस घर में वो इंसान रहता है जिसने मेरी मां की बहुत बेइज्जती की थी। और यही दादाजी थे जिन्होंने अपने बेटे को रोकने की कोशिश भी नहीं की। अब उन्हें मुझसे क्या चाहिए? अब प्लीज जाकर उनसे कह दो कि मुझे मेरी जिंदगी अपनी शर्तों पर शांति से जीने दें। शिवम, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? सोच कर देखिए, आप एक शाह होकर किस परिवार से अपना नाता तोड़ना चाहते हैं? शिवम के गुस्से का बांध टूट जाता है और वो कार की खिड़की के कांच पर गुस्से में मुक्के मारना शुरू कर देता है। वो आदमी समझ नहीं पाता कि शिवम इतनी जिद क्यों दिखा रहा है। वो उसका हाथ पकड़ता है। शीशे को कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका हाथ जरूर जख्मी हो जाएगा। दादाजी ने साफ साफ कहा है कि हम आपको उन तक एकदम सही सलामत पहुंचाएं। शिवम को मानो तो जैसे काटो तो खून नहीं। वो उस आदमी की तरफ मुड़ता है और अपने गुस्से को पीकर कहता है, देखिए, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं, 15 साल का वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। और मुझे नहीं लगता कि दादाजी, मेरा मतलब है सर, भी कभी भूल पाएंगे। और अगर वो भूलना चाहेंगे भी तो मैं उन्हें भूलने नहीं दूंगा। उस दिन सर के बेटे ने मेरी मां की बेइज्जती की थी, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी, उनका भरोसा तोड़ा था। उनकी औकात 1-2 कौड़ी के इंसान से बदतर की थी। उस दिन मेरी मां के साथ जो सलूक हुआ था उस घर में, उन्हें जैसे सर के बेटे ने धक्के मारकर बाहर निकाला था। और क्या गलती थी उनकी? यही ना कि वो, कहते हुए शिवम अचानक से रुक गया। क्या हुआ था उस दिन? ऐसा क्या किया था शिवम की मां ने जिसके कारण उन्हें शाह परिवार से उनके पति ने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था? और फिर आज अचानक शिवम को लेने क्यों आए? शिवम उस दिन के ख्यालों में खोया ही था कि वो आदमी बोल पड़ा, इसका मतलब है आपको उन फटीचर नारंग के यहाँ एक गरीबी वाली और जिल्लत भरी जिंदगी जीना मंजूर है, लेकिन शाह फैमिली में लौटना मंजूर नहीं। शिवम को जैसे नारंग फैमिली के उल्लेख पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वो तपाक से बोल पड़ा, शाह परिवार को सिर्फ पैसा, दौलत और शोहरत से मतलब है। क्या तुम्हारे भी भेजे में ये नहीं घुस रहा कि ये बात पैसे और रुतबे की नहीं, इज्जत और स्वाभिमान की है? जिस घर में वो इंसान रहता हो जिसने मेरी मां की इज्जत नहीं की, मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा। जाकर बोल दो अपने सर से। गुस्से में उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और कहा, दरवाजा खुलवाइए और मुझे जाने दीजिए। ये कहते हुए शिवम मुड़ता है और कार के दरवाजे को एक जोर का धक्का देता है, जिससे दरवाजा
एकदम से खुल जाता है और वो हड़बड़ाता हुआ बाहर की तरफ जमीन पर जा गिरता है। गाड़ी रफ्तार में चल रही थी। शिवम रोड पर गुलाटियां खाते हुए पीछे की तरफ गिरते हुए पहुंचता है, लेकिन बेंटले के पीछे से अटका हुआ एक ट्रक शिवम की ओर तेजी से बढ़ रहा था। तभी ये देखते हुए काले सूट वाला आदमी अपनी जेब से एक रिवॉल्वर निकालता है और उस ट्रक के टायर पर गोली चला देता है। गोली लगने के इंपैक्ट से ट्रक अपना बैलेंस लूज कर सड़क के साइड पेवमेंट पर चढ़ जाता है। शिवम की जान बच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो आदमी शिवम को वापस जबरदस्ती अंदर बिठाए, वो जैसे तैसे उठता है और बेतहाशा भागना शुरू कर देता है। शिवम के चेहरे पर सालों का दबा हुआ गुस्सा साफ झलक रहा था। उसके दिमाग में हजारों ख्याल एक तूफान की तरह चल रहे थे। शिवम के कानों में उसके पिता की आवाज गूंजने लगती है। तुमने जो किया है उसकी भरपाई अब नहीं हो सकती। तुमने शाह परिवार के रुतबे पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जो हरकत तुमने की है उसकी सिर्फ एक ही सजा है, तुम्हें यह घर छोड़ना होगा। एक 24 साल के लड़के ने अपनी पत्नी और शिवम की मां से कहा। जवाब में शिवम की मां ने भी कहा, चली तो मैं जाऊंगी, लेकिन सारा सच अभी भी ढका हुआ है। हिम्मत है तो पूरा सच बताओ। ये कहते ही उस लड़के ने उस लड़की को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसकी मार से वो नीचे गिर पड़ी और उसके माथे से खून निकलने लगा था। शिवम अपने ख्यालों से बाहर आता है जब पास से गुजरती हुई एक कार की तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। वो पीछे मुड़कर देखता है और चौंक जाता है कि वो कार अब भी उसका पीछा कर रही है। शिवम ने वापस चलना शुरू किया और एक ही ख्याल उसके अंदर बार बार कौंध रहा है कि चाहे जो हो जाए, जिस दलदल से उसे सालों पहले बाहर निकालकर फेंका जा चुका था, उसी कीचड़ में अब वो वापस नहीं लौट सकता। और लौटे भी क्यों? क्योंकि वो जिस कारण से शिवम को वापस अपने पास बुलाना चाहते हैं, वो उसके दिमाग में दूर दूर तक नहीं है। उसके दिमाग में तो कुछ और ही है जो वो वापस जाकर पूरा नहीं कर सकता। अचानक उसके चेहरे पर दर्द और बेबसी के भाव उजागर हो चले, जैसे कि उसके पीछे वो कार नहीं बल्कि एक भयानक और दिल दहला देने वाली याद थी, जिससे वो जितना हो सके दूर जाना चाहता था। एक कड़वी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे को छूकर निकल जाती है और वो घृणा से कहता है, शाह फैमिली। मालूम तो था उसे कि ये लोग उसे एक ना एक दिन ढूंढ ही निकालेंगे, लेकिन इतनी जल्दी ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसी कड़वे सपने से दूर जाते हुए वो इधर उधर देखने लगता है कि कोई टैक्सी या कैब मिले और वो उसमें बैठकर इन लोगों से दूर, बहुत दूर निकल जाए। जाने कितने ही ऑटो टैक्सी रोकने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त रोहिणी तक का सफर कहां मिलता उसे इतनी आसानी से। अपनी हर कोशिश में असफल हो उसने अचानक मुड़कर देखा और ये क्या, वो कार अब भी उसके पीछे है। शिवम अचानक रुक जाता है और गुस्से में उस कार को देखने लगता है। शिवम के सब्र का बांध अब टूटने को था। जो करने से वो अपने आप को रोक रहा था, उसके लिए उसके हाथ मचल रहे थे। वो खुद को समझा ही रहा था कि वो गाड़ी स्टार्ट हुई और तेजी से उसके सामने आ रुकी। शिवम उनके सामने डटकर खड़ा रहा, लेकिन उन आदमियों ने जबरदस्ती पकड़कर उसे कार के अंदर घसीटा, दरवाजा बंद किया और तेजी से कार वहां से निकल गई। अब क्या करेगा शिवम? क्यों बैठा है कार के अंदर? कौन है ये लोग और वो क्यों शिवम को शाह फैमिली में वापस लाना चाहते हैं? क्या शिवम वापस लौटेगा उन अतीत के सायों के बीच? क्या हुआ था 15 साल पहले जो शिवम और उसकी मां को यूं जलील किया गया था? क्या है शिवम की सच्चाई? कौन है वो? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए शिवम द हिडन वॉरियर, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। कार तेजी से दिल्ली की सड़कों से होती हुई भाग रही थी। ट्रैफिक और रूल्स जैसे इस कार और इसमें बैठे लोगों के लिए बने ही नहीं थे। शिवम हैरत में उस आदमी को देखता रहा। खैर, शिवम अपनी सोच को टटोल ही रहा था कि अचानक तेजी से कार के ब्रेक्स लगे और शिवम आगे की तरफ खिसक गया। खुद को संभालते हुए उसने देखा कि कार एक सुनसान सड़क पर आकर रुक गई।
और फौरन एक आदमी आगे से उतरकर शिवम की साइड आया और कार का दरवाजा खोल दिया। चौंकते हुए उसने उस आदमी की तरफ देखा और हजारों सवालों में से वो एक सवाल पूछने का मन बनाने लगा कि इतने में वो आदमी बोल पड़ा, पहले ही कह चुका हूं मैं आपको कि नैब या आपके साथ कुछ भी गलत करने की मैं सोच भी नहीं सकता। सर को ये कभी पसंद नहीं आएगा। इस वक्त आपको कोई टैक्सी नहीं मिलती और फिर उन नारंग के यहाँ की शादी ही क्यों ना हो। आप टैक्सी से उतरते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। बड़ी गाड़ी से उतरकर वहां एंट्री मारना आपको सूट करता है। आखिर आप शाह खानदान की आखिरी उम्मीद है। डोंट वरी, होटल यहां से थोड़ी ही दूर है, कोई आपको हमारे साथ नहीं देखेगा। शिवम ने बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर दिया और पलटकर खड़ा हो गया। कार तेजी से वहां से निकल गई और तब उसने अपनी जेब से निकालकर सिगरेट जलाई और सड़क की दूसरी तरफ मुड़कर चलने लगा। चलते हुए अतीत के गहरे राज उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। सिगरेट के हर कश के साथ वो दर्द और वो जहन से कभी ना मिटने वाली भयानक सच्चाई उसके अंदर घूम घूम कर धुएं के साथ बाहर निकल रही थी। एक कुटिल मुस्कान के साथ उसके मुंह से फिर निकल पड़ा, शाह खानदान। और वो सोच के समंदर में डुबकियां मारते हुए सा हो गया। पूरी दुनिया में शाह खानदान का रुतबा गौर करने वाला है। नाम, शान, शौकत और दौलत की कोई कमी नहीं है उस परिवार में, जिसके मुखिया थे शिवम वर्धन शाह। गुजरात के सूरत शहर का एक छोटा सा व्यापारी जिसने दिल्ली आकर अपनी जड़ें जमाई और देखते ही देखते बिजनेस की दुनिया में राज करने लगा। और उनके घर जब उनका सबसे पहला पोता हुआ तो शोहरत की परंपरा को कायम रखने के लिए उस पोते का नाम रखा गया शिवम शाह। कहा जा सकता है कि शिवम उसी वैभव और इज्जत का हकदार बन सकता था। जन्म से ही उसकी किस्मत में एक बड़ा आदमी बनकर रुतबे से रहने की आंधी घूमनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि शिवम वर्धन के दूसरे बेटे भावेश, जो शिवम के पिता भी थे, उन्हें एक दूसरी औरत अंजलि की तरफ आकर्षण हो गया। और शिवम जब महज 14 साल का था तब भावेश ने एक साथ कई गलत फैसले ले डाले। अपने बड़े भाई भौतिक और छोटे भाई भूषण से वो शिवम वर्धन की सत्ता की राजगद्दी के लिए तो लड़ ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने शिवम की मां मृणाल को तलाक भी दे दिया और शादी करके अंजलि को घर ले आए। मृणाल को उस तलाक से ज्यादा दुख इस बात का था कि पूरी जिंदगी उसने भावेश का साथ दिया, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रही। यही नहीं, जब बीच में बिजनेस को गहरा धक्का लगा था तब उस गरीबी और परेशानी के दिनों में भी उसने भावेश का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ा था। और उसी भावेश ने आज दिल्ली के एक दूसरे अमीर घराने की लड़की अंजलि के साथ उससे रिश्ता तोड़ लिया था। यूं तो मृणाल एक साधारण परिवार की लड़की थी, लेकिन इरादों की मजबूत और जिगर की एकदम पक्की थी। हारना और जिंदगी के उतार चढ़ाव से थककर उनके आगे झुक जाना जैसे उसने कभी सीखा ही नहीं था। और फिर आया वो दिन जब मृणाल ने भावेश के खिलाफ आवाज उठाई। भावेश एक दूसरी औरत के बस में अपने आवेश तक को खो चुका था। उस दिन उसने अपनी सारी हदें पार कर दी जब उसने मृणाल पर हाथ उठाया। मृणाल की आवाज दबाने के लिए उसे शिवम वर्धन ने भारी रकम देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन स्वाभिमानी मृणाल ने बिना कुछ लिए अकेले घर छोड़ने का फैसला ले लिया। क्योंकि शिवम अपनी मां से अलग नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने भी शाह फैमिली की सारी रुकावटों को पार कर अपनी मां के साथ शाह में जन छोड़ दिया था। बस तब से ही शिवम और मृणाल शाह फैमिली की नजरों से दूर एक ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहे थे। और क्योंकि शिवम अपनी मां के पद चिन्हों पर चल रहा था, उसने अपना सरनेम भी शाह से बदलकर अपनी मां का सरनेम गांधी अपने नाम के साथ जोड़ लिया। उस दिन और उस वाकये को बीते पूरे 10 साल हो चुके हैं। 3 साल पहले कैंसर की वजह से मृणाल ने भी दम तोड़ दिया। शिवम ने तो जैसे मान लिया था कि उसे उस दर्दनाक याद का सामना फिर कभी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि शाह फैमिली उसे इतनी जल्दी खोज निकालेगी। पर क्यों, आखिर क्यों?
ऐसा क्या चल रहा है उस परिवार में? इतना बड़ा शक्तिशाली और राजनीतिक कनेक्शंस वाले परिवार को आखिर इतने साल बाद अब शिवम की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों सर, मतलब भावेश शाह अब शिवम को वापस शाह फैमिली का हिस्सा बनाकर शाह मेंशन में लाना चाहते हैं? ये सवाल उसके अंदर तूफान मचा ही रहे थे कि उसने देखा उसकी सिगरेट खत्म हो चुकी है। आखिरी कश खींचकर उसने सिगरेट फेंकी, जूते से कुचली और उसके साथ ही शाह फैमिली से संबंधित कोई भी ख्याल अपने पांव के नीचे मसल दिया और सड़क के दाहिने मोड़ से घूमकर चाणक्यपुरी के आईटीसी मौर्य होटल की तरफ तेजी से कदम बढ़ाने लगा। आईटीसी मौर्य में आज नारंग परिवार के सबसे बड़े बेटे की इकलौती बेटी तान्या नारंग की शादी है। माहौल बड़ा है और ये मौका भी, क्योंकि तान्या की शादी होने जा रही है शहर के एक और मशहूर और प्रभावशाली परिवार सिंघानिया के छोटे बेटे दर्श सिंघानिया से। शहर में बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जब इतना बड़ा और विशाल गठबंधन देखने को मिलता है। अब क्योंकि ये दिन और ये शादी इतनी अहम है तो शहर के सब बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों को यहाँ बुलाया गया है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, नेता, अभिनेता, बहुत से खास लोग आज यहाँ पहुंचने वाले हैं और उन्हीं के बीच होने वाले हैं नारंगी फैमिली के लोग भी, जिनके साथ शिवम का एक गहरा रिश्ता जुड़ चुका है। वरना आज के वक्त में शिवम का जो स्टेटस है उसके साथ वो आईटीसी मौर्य जैसे भव्य होटल में कदम रखने की सपने में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन क्या ऐसा रिश्ता था शिवम का नारंग परिवार के साथ? कौन है ये नारंग जिनके साथ शिवम के होने पर शाह फैमिली को दिक्कत है? क्यों है शिवम इन लोगों के साथ? इन सब गुत्थियों और पहेलियों का जवाब बनकर खड़ी है दृष्टि होटल के बाहर। ख्यालों में खोए शिवम को पता ही नहीं चला कि कब उसे चलते हुए 15 मिनट हो गए और कब वो उस भव्य और विशाल होटल के सुनहरे दरवाजे के सामने आ पहुंचा, जहां एक सुंदर सी संगमरमर की तरह फुर्सत से तराशी हुई छरहरा बदन लिए और हल्के नीले रंग का स्टाइलिश सा गाउन पहने एक 22 वर्षीय लड़की खड़ी उसकी तरफ निरुत्सुक नजरों से देख रही है। शिवम उस तक चलकर गया और एक साधारण स्वर में उसने कहा, अच्छी लग रही हो। दृष्टि ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर नजरें घुमा ली। वो इधर उधर देखने लगी कि और कौन कौन आ रहा है शादी में, और शिवम दृष्टि की बेचैनी को देख और समझने लगा। दृष्टि को देखकर उसे वो दिन याद आ गया जिस दिन उन दोनों की शादी हुई थी। ये खूबसूरत लड़की है शिवम गांधी की पत्नी दृष्टि नारंग। उस दिन भी दृष्टि उतनी ही खिल रही थी जितनी की आज, बस कारण अलग है। करीब 2 साल पहले शिवम की शादी दृष्टि से हुई थी और वो नारंग फैमिली का हिस्सा बना, और इस शादी का पूरा दारोमदार था नारंग ग्रुप ऑफ ज्वेलर्स की नींव रखने वाले और दृष्टि के दादाजी भवानी नारंग के ऊपर, जिनके कहने पर ही ये शादी करवाई गई थी। एक घटना की तरह याद रखी जाने वाली ये शादी जब हुई थी तब दिल्ली के सारे बड़े बड़े लोगों और पावरफुल परिवारों में खलबली मच गई थी। सोचने वाली बात है कि एक वक्त पर दृष्टि की खूबसूरती के किस्से पूरी दिल्ली में मशहूर थे। उसके दादा के पैसों के लालच में तो कोई भी कर लेता उससे शादी, लेकिन सिर्फ उसकी सुंदरता के ही कई दीवाने थे। दिल्ली के बड़े अमीर और नामी गिरामी घरानों से उसके लिए शादी के रिश्ते आ रहे थे, जो आपस में इस होड़ में थे कि कौन बनेगा ऐसी बला की सुंदर लड़की का अधिकर्ता। लेकिन उसकी शादी उसके दादा की मर्जी पर करवा दी गई, एक मामूली और साधारण से लड़के शिवम से। बाकी सबकी छोड़ भी दें तो खुद दृष्टि भी इस गठबंधन से खुश नहीं थी। शादी के सारे रीति रिवाजों में बस वो शरीर से ही मौजूद थी, लेकिन उसका दिल और मन कभी भी इस रिश्ते को मानने के लिए राजी नहीं था। और शायद यही कारण है कि शादी के बाद भी शिवम और दृष्टि में कभी भी पति पत्नी का रिश्ता या संबंध स्थापित नहीं हो पाया। 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन ना तो दृष्टि ना ही उसके परिवार वाले कभी ये समझ पाए कि आखिर भवानी नारंग ने ये रिश्ता जोड़ा तो जोड़ा क्यों। जानते भी कैसे, क्योंकि ये राज तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोगों को पता था, एक भवानी नारंग और दूसरा शिवम। बस ये 2 ही राजदार थे इसके। एक गहरा राज था जो कारण बना था इस जोड़ी का,
और 1 साल पहले जब भवानी नारंग का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बचा है, शिवम, जो जानता है इस रिश्ते का असली सच। दृष्टि को हमेशा ये मलाल था कि उसके दादा ने कभी नहीं बताया उसे आखिर क्यों कर दिया था उन्होंने उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उससे पूछे और उसकी मर्जी के बिना। भवानी नारंग के जाने के बाद दृष्टि तो इन सवालों से जूझ ही रही थी, लेकिन उसके परिवार में एक बड़ी उथल पुथल मच गई थी। नारंग ग्रुप ऑफ ज्वेलर्स में बड़े सारे बदलाव जन्म लेने लगे। पावर और अधिकारों की लड़ाई में एक तूफान आया और उसमें भवानी नारंग के दूसरे बेटे और दृष्टि के पिता अखिल नारंग को कंट्रोल और पावर की कुर्सी से नीचे उतरना पड़ा। कंपनी के शेयर्स में से बाकी 2 भाइयों ने अखिल को कुछ ना देने का फैसला किया और फिर धीरे धीरे नारंग अपनी कंपनी में और बाकी दोनों भाइयों के परिवार की तुलना में अखिल के परिवार का होल्ड और प्रभाव कम होता गया। इसका कारण शिवम बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी दृष्टि के पिता अखिल और उसकी मां सिमी हमेशा उसे नीची नजरों से देखते थे। शिवम तो सिर्फ भवानी नारंग के जोड़े हुए रिश्ते निभा रहा था, लेकिन उसके सास ससुर हमेशा उसे नकारा समझते थे। ना उसके परिवार का पता ठिकाना था, ना ही कोई जमा पूंजी। ऐसे में वो कैसे खरा उतरता नारंग परिवार के बाकी दामादों की तुलना में। वो इज्जत, वो रुतबा जिसकी उम्मीद शिवम ने कभी नहीं की थी, लेकिन जो उसे यहाँ मिलनी चाहिए थी, वो उसके हिस्से में नारंग फैमिली में कभी नहीं आई। सिर्फ दृष्टि ही नहीं, बाकी परिवार के लोगों ने भी कभी उसे दामाद होने का दर्जा नहीं दिया और बस उसे नीचे ही समझा था। शिवम तो सिर्फ भवानी नारंग के जोड़े हुए रिश्ते निभा रहा था, लेकिन उसके सास ससुर उसे हमेशा नकारा समझते थे। ना उसके परिवार का पता ठिकाना था, ना ही कोई जमा पूंजी। ऐसे में वो कैसे खरा उतरता नारंग परिवार के बाकी दामादों की तुलना में। वो इज्जत, वो रुतबा जिसकी उम्मीद शिवम ने कभी की ही नहीं थी, लेकिन जो उसे यहाँ मिलनी चाहिए थी, वो उसके हिस्से में नारंग फैमिली में कभी नहीं आई। सिर्फ दृष्टि ही नहीं, बाकी परिवार के लोगों ने भी कभी उसे दामाद होने का दर्जा नहीं दिया और बस उसे नीच समझा था। खैर, यहाँ होटल के बाहर खड़े शिवम समझने की कोशिश कर ही रहा था कि दृष्टि की बेचैनी का कारण क्या है कि इतने में दृष्टि उसकी तरफ मुड़ी और तपाक से बोल पड़ी, शिवम प्लीज अंदर रिसेप्शन के बाद डिनर के वक्त ज्यादा बात मत करना। शिवम बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ने लगा जब दृष्टि ने उसे आवाज दी, शिवम रुका और दृष्टि उसके पास चलती हुई आई और बड़े गंभीर स्वर में कहा, अंदर साथ जाएंगे, लेकिन याद रखना आज का दिन बहुत खास है हमारे लिए। हमारा पूरा फ्यूचर सिर्फ आज पर टिका है। अंदर मैं कुछ ऐसा करने वाली हूं जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। शिवम ने हाँ में सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, जानता हूं। और वो दोनों अंदर की तरफ बढ़ने लगे। शिवम जानता था कि दृष्टि आज क्या करने वाली है और क्यों। क्या चल रहा है दृष्टि के अंदर, क्या करने वाली है वो आज, क्या राज है जिसके कारण शिवम और दृष्टि की शादी करवाई गई थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए शिवम द हिडन वॉरियर, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। 5 स्टार होटल आईटीसी मौर्य आज होटल नहीं राजमहल सा दिख रहा था। ऐसी आलीशान सजावट इस शहर के लोगों को कम ही देखने को मिलती है। जगमगाती झालरों और कांच की लाखों लड़ियों की चमक लोगों को दूर से ही आकर्षित कर रही थी। मेन गेट से लेकर होटल के एंट्रेंस तक बिछी मखमल सी कश्मीरी कामगार कालीन, देश विदेश से लाई गई एंटीक सजावट की वस्तुएं जो भवानी नारंग की धरोहर थी, उनके ऊंचे और महंगे शौक प्रदर्शित कर रही थी। वहीं गार्डन में एक छोटा सा तालाब और उसमें तैरती रंगीन मछलियां चौधियाई आंखों को ठंडक देने का काम कर रही थी। होटल के बाहर पार्किंग भी आम नहीं थी। रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, जैगुआर, बेंटली, ऑडी जैसी शानदार गाड़ियों की कतारें लोग सपनों में ही देखते हैं कि तभी इस नजारे को चीरती हुई एक नौजवान की आवाज आती है, दृष्टि, मेरी प्यारी बहना, ओह तुम टैक्सी से आई हो? अरे मुझे कॉल किया होता, मैं गाड़ी भेज देता। कम से कम
आज तो नारंग खानदान की इज्जत का ख्याल किया होता। बोलता हुआ वो नौजवान अपनी पोर्शा 911 से उतरकर उसका दरवाजा बंद करता है और दृष्टि और शिवम की ओर बढ़ने लगता है। बातों और हाव भाव से साफ समझ आ रहा है कि उस नौजवान के दिल में अपनी बहन दृष्टि के लिए फिक्र नहीं बल्कि व्यंग्य और कटाक्ष है। दृष्टि खून का घूंट पीकर चुप रह जाती है, जैसा कि वो नारंग परिवार के हर सदस्य के सामने करती आई है। तब से, जब से उसके पिता अखिल नारंग की हैसियत बाकी नारंग जैसी नहीं रही, और तब से और भी ज्यादा जब से उसकी शादी शिवम के साथ हो गई। पर उसके गाड़ी से ना आ पाने का कारण सिर्फ उसके पिता की गिर चुकी हैसियत थी, जिसके चलते वो दृष्टि के लिए एक निजी कार का इंतजाम नहीं कर सकते थे। इसमें भी शिवम का कोई कसूर नहीं था, लेकिन हमेशा की तरह नारंग की निगाहें तो दृष्टि पर होती, पर निशाना बेचारा शिवम। दृष्टि, दृष्टि, इतनी बेवकूफ क्यों हो तुम? तुम्हें कितनी बार ऑफर दिया? 3 बेटे हैं सिंघानिया अंकल के, छोटे से बात चलाने को तैयार था मैं। अरे लाइफ सेट हो जाती तुम्हारी। पर तुम्हें तो ये फटेहाल जिंदगी भा गई है शायद। भाई जैसे जैसे ताने कसता जाता, उसकी आवाज में और भी नफरत और जहर घुलते जाते। दौलत और रुतबे के मद में चूर वो जैसे भूल चुका था कि वो जिसके लिए ऐसी कड़वी और जिल्लत भरी बातें बोल रहा है, वो यही उसके सामने मौजूद है। अब भी देर नहीं हुई है। हमारे स्टैंडर्ड की कई फैमिलीज हैं जिनमें एक से एक लड़के हैं तुम्हारे लायक। तुम आज ही इस फटीचर से पल्लू छुड़ा लो तो मैं आज ही किसी से बात कर लूं। दृष्टि के बगल में शिवम ऐसे खड़ा है जैसे उसे पता है कि उसका यहाँ कोई अस्तित्व नहीं। पर दृष्टि से अब उसकी जिल्लत सही नहीं जा रही। वो धीमी मगर गुस्से भरी आवाज में कहती है, करण, काफी कुछ भूल गए तुम। अब भी कुछ बचा है क्या? एक तो बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हारी भलाई सोच रहा हूं, और तुम हो के पसंद है तुम्हें ये आदमी, ये 2 कौड़ी की गरीब और जिल्लत से भरी जिंदगी? तो जियो, भाड़ में जाओ। कुछ सेकंड का विराम लेकर शिवम को जैसे भांपते हुए अचानक कहता है, ओह, एक सेकंड। नारंग परिवार का उठाया हुआ अनाथ फटेहाल दामाद उनकी बेटी की आलीशान शादी में आने की हिम्मत किसी वजह से ही कर सकता है। कहीं वो वजह? करण शिवम की आंखों में आंखें डालकर बात पूरी किए बिना रुक जाता है, पर शिवम जानता है कि उसका मतलब क्या है। शिवम की आंखों में अब गुस्सा है, पर इसके पहले कि वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलता, दृष्टि अपने गुस्से को काबू में करते हुए फुसफुसाकर कहती है, बर्दाश्त कर लो प्लीज, कुछ मत कहना। इसकी बकवास से ज्यादा जरूरी आज यहाँ आने का मकसद है। शिवम खामोशी से इधर उधर देखकर अपना गुस्सा पी जाता है। करण दोनों की ओर देखते हुए एक और व्यंग्य का बाण छोड़ता है, हाँ तो गए हो, डिनर तक टिक जाओ, बहुत बड़ी बात है। कहते हुए वो पलटकर होटल के अंदर जाने लगता है। जाते जाते उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है जो दृष्टि और शिवम नहीं देख पाते। यहाँ दृष्टि ग्लानि भरी आवाज में शिवम से कहती है, आई एम सॉरी। शिवम उसकी आंखों में ऐसे देखता है जैसे उसे पता है कि दृष्टि शिवम के प्रति अपने परिवार के रवैये को लेकर शर्मिंदा रहती है। शिवम जानता हूं कि भाव में सर हिलाता है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वो अपनी पैंट की दोनों पॉकेट में हाथ डालता है और एक दोस्त की तरह बोलता है, वैसे करण ने जो कहा, प्लीज शिवम। दृष्टि का लहजा एकदम से कड़क हो जाता है। शिवम फिर कहने की कोशिश करता है, लेकिन तुम यहां। दृष्टि एक बार फिर उसकी बात को काटते हुए गुस्से से कहती है, शिवम, भले ही तुम जानते हो कि मैं यहां क्या करने आई हूं, इस बारे में बात मत ही करो। तुम्हारा उससे कोई सरोकार नहीं। दृष्टि के ये शब्द शिवम के दिल पर तेज हवा के एक थपेड़े की तरह लगते हैं। वो जानता है कि दृष्टि ने दादाजी के दबाव में आके शिवम से शादी तो कर ली, मगर उसे पति का ओहदा नहीं दे पाई। दोनों एक घर, एक कमरे, बिना नाम के सही, एक रिश्ते में रहते तो हैं, मगर वो उसे एक दोस्त का हक भी नहीं दे पाई, क्योंकि किसी को दोस्ती का हक देना मतलब उसे खुद पर भी कुछ हक देना, जो स्वाभिमानी और खुददार दृष्टि को गवारा नहीं है। वो तो अपने पापा के हक के लिए लड़ रही है।
अचानक से आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी तरफ देखते हुए अपना हाथ पॉकेट से निकालकर हवा में ऐसे खड़ी करता है जैसे दृष्टि के सामने उसने हथियार डाल दिए हों। जरा मजाकिया लहजे में बोल पड़ता है, गलती हो गई लेडी भीम, अब अंदर चलें। दृष्टि जरा झेंप जाती है। एक लंबी सांस के साथ अपने गुस्से और उलझनों को बाहर छोड़कर धीरे से हाँ में सर हिलाकर होटल के एंट्रेंस द्वार की ओर कदम बढ़ाती है। शिवम उसके पीछे चलने लगता है। उसकी मुस्कान अचानक फिर खो गई है और वो खो गया है अपनी जिंदगी के 2 साल पहले के उस पल में, जब भवानी नारंग अपनी लाडली पोती दृष्टि का हाथ उसके हाथों में देने का प्रस्ताव लेकर खुद शिवम के पास आए थे। दुनिया वाले और उनके परिवार वाले जो आज तक भवानी नारंग के इस फैसले पर हैरान हैं और उनके जाने के बाद भी इसी फैसले के लिए उनका मजाक उड़ाते हैं और शिवम को अनाथ, गरीब, नकारा और न जाने क्या क्या कहकर जलील करते हैं, ये नहीं जानते कि भवानी नारंग की नजर पारखी थी और फैसला एकदम सटीक। उन्होंने दृष्टि की शादी जिससे करवाई है वो पूरी तरह से उसके लायक है, क्योंकि वो ये राज जानते थे कि शिवम कोई मामूली लड़का नहीं